दयालपुर नामक गांव में ललित नाम का एक गरीब किसान रहता था। वो स्वभाव में बहुत सीधा था और सबकी मदद किया करता था, पर इतनी मेहनत के बाद भी उसके घर का गुजर बसर बहुत मुश्किल से हो पाता था। ललित के घर में उसकी बीवी मोना भी थी, जो कि गर्भवती थी। मैं दिन रात खेतों में कितनी मेहनत करता हूँ, परंतु फिर भी हम लोग रूखा सूखा खाकर ही जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तुम्हारी ऐसी हालत में तो मुझे तुम्हारे लिए अच्छा खाना पीना लाना चाहिए, परंतु मैं क्या करूं? क्या कभी हमारे पास भी इतने पैसे होंगे कि हम लोग अच्छा खाना पीना खा सकेंगे और आराम की जिंदगी जी सकेंगे? आप इस तरह निराश क्यों होते हैं? आप अपना काम ईमानदारी और मेहनत से करते रहिए। भगवान हमें इसका फल जरूर देगा और हर चीज सही समय पर ही मिलती है। आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया, बल्कि जो भी आपसे मदद मांगता है आप तुरंत उसकी मदद करते हैं। भगवान इसके बदले में आपको इसका फल जरूर देंगे। मोना इसी तरह की बातें करके ललित को दिलासा देती रहती थी। ललित का बड़ा भाई रघुवीर भी उसी गांव में रहता था। दोनों भाइयों ने पिता की मृत्यु के बाद आधी आधी जमीन ले ली थी। रघुवीर एक चालाक व्यक्ति था। उसने चालाकी से अच्छी और उपजाऊ जमीन खुद हथिया ली थी और बेकार जमीन ललित को दे दी। रघुवीर को अपनी जमीन की पैदावार से अच्छा मुनाफा होता था, पर वो कभी भी अपने छोटे भाई की मदद नहीं करता था। इसके बावजूद भी ललित ने कभी कोई शिकायत नहीं की। एक दिन ललित अपने घर से काम के लिए निकल रहा था। सुनो मोना, मैं खेतों पर जमीन खोदने जा रहा हूँ। आज दिन भर मैं वहीं रहूंगा। शाम तक ही काम पूरा हो पाएगा। तुम अपना ध्यान रखना और समय से खाना खा लेना, ठीक है? परंतु क्या आप खाना खाने घर नहीं आएंगे? ललित जानता था कि घर में केवल थोड़ा सा ही राशन बचा है, इसीलिए वो जानबूझकर मोना से कहता है, देखो मैं वहीं कुछ खा लूंगा, परंतु तुम समय से खाना जरूर खा लेना। ऐसी हालत में भूखा रहना ठीक नहीं है। ललित खेतों की तरफ जा रहा था, तभी पीछे से रघुवीर ने उसे आवाज लगाई। अरे ललित, सुनो तो जरा। अरे भैया, आप क्या काम है? देखो, मुझे तुम्हारी भाभी को लेकर शहर के डॉक्टर को दिखाने जाना है। यदि तुम मेरी जमीन पर आज खुदाई कर दो तो बहुत मेहरबानी होगी। ये सुनते ही ललित सोच में पड़ जाता है और बोलता है, भैया, पर आज तो मैं अपने खेतों में खुदाई करने के लिए जा रहा था। रघुवीर बहुत चालाक व्यक्ति था। वो बातें बनाकर ललित को अपने जाल में फंसा लेता है। अरे भैया, आज मेरे खेतों में खुदाई होना बहुत जरूरी है और तुम्हारी भाभी को डॉक्टर के पास ले जाना भी जरूरी है। ये काम इतना जरूरी ना होता तो मैं तुम्हें ना कहता, और फिर मेरा तुम्हारे सिवा है ही कौन? ललित अपने भाई की भावुक बातों में आ जाता है और कहता है, ये तो बिल्कुल ठीक बात है। यदि एक भाई दूसरे भाई के काम नहीं आएगा तो भला और कौन आएगा? आप चिंता ना करें, मैं आज पहले आपकी जमीन पर ही खुदाई कर दूंगा, फिर कल मैं अपने खेतों में खुदाई कर लूंगा। आप भाभी को लेकर डॉक्टर के पास चले जाएं। धन्यवाद ललित, तुमने मेरी बहुत बड़ी समस्या हल कर दी। ठीक है, तुम शाम तक मेरे खेतों पर खुदाई करके रखना है। मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा। है इस तरह से अपनी बातों में फंसाकर रघुवीर ललित को अपने खेतों में खुदाई पर लगा देता है और खुद अपने काम से निकल जाता है। ललित पूरा दिन मेहनत करके अपने भाई रघुवीर के खेत की जमीन खोद देता है। शाम को रघुवीर अपने खेत देखने आता है तो वहाँ सारी खुदाई हुई देख मन ही मन सोचता है, कितना बेवकूफ है मेरा छोटा भाई। मैंने उसे अपनी बातों में फंसा लिया और उस बेवकूफ ने अपना सारा काम छोड़कर पूरा दिन मेरी जमीन को खोदने में लगा दिया। चलो, मुझे क्या, मेरा तो काम हो गया। रघुवीर ललित से कहता है, अरे भाई, तुमने तो पूरी जमीन खोद दी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कल आराम से इसमें जुताई करवा सकता हूँ। इसमें धन्यवाद कैसा भाई? अपने भाई की मदद करना तो मेरा फर्ज है। इस तरह थका हारा ललित अपने घर वापस लौटता है। अरे, आप आ गए? आप हाथ मुंह धो लीजिए और पहले खाना खा लीजिए। घर में तो थोड़ा सा राशन था। मेरे लिए खाना बचाने के चक्कर में शायद मोना ने दिन भर कुछ नहीं खाया। मोना,
ये खाना तुम खा लो, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। क्यों, क्या हुआ? आपको भूख क्यों नहीं लगी? अरे आज रघुवीर भैया जमीन पर आए थे, उनके खेतों में कुछ काम था तो उन्होंने मुझे बुलाया। वहीं खेत पर उन्होंने मुझे इतना खाना खिला दिया, अब तो कुछ भी खाने की इच्छा नहीं रही। घर की स्थिति देखकर ललित मन ही मन बहुत दुखी होता है और सोचता है, हे भगवान, मेरी मदद करो ताकि मैं अपनी बीवी को भरपेट खाना तो खिला सकूं। वो बेचारी इस हाल में भी घर का सारा काम करती है और उस पर उसे खाना भी नहीं मिल पाता। मुझसे उसकी ये हालत नहीं देखी जाती। ये सोचते सोचते ललित सो जाता है। रात को सपने में उसे दिखता है कि माँ लक्ष्मी उस पर सोने के सिक्कों की वर्षा कर रही हैं और उसकी गरीबी दूर हो गई। अगले दिन सुबह उठते ही वो अपनी पत्नी से कहता है, रात में मैंने एक सपना देखा कि माँ लक्ष्मी हम पर सोने के सिक्कों की वर्षा कर रही है और हमारी गरीबी दूर हो गई है। ये तो बहुत शुभ सपना है। सुबह का सपना तो सच होता है। देखना, भगवान आपकी मदद जरूर करेंगे। चलो आज मुझे अपने खेतों में जाकर जमीन की खुदाई करनी है। शाम को आते समय मैं खाने का कुछ ना कुछ सामान लेता आऊंगा। ये कहकर ललित अपने खेतों पर चला जाता है और वहां जाकर खुदाई का काम शुरू करता है। खुदाई करते करते जमीन में उसे एक मटका दिखता है। अरे ये क्या है? लग रहा है जैसे कोई धातु का बड़ा सा मटका है। खोद कर देखता हूँ कि ये है क्या। ललित जैसे ही थोड़ी और खुदाई करता है, उसे एक बड़ा सा सोने का मटका दिखता है। मटका खोलने पर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसमें सोने की 2 मोहरें पड़ी थीं। अरे ये क्या? इस मटके में तो सोने की 2 मोहरें पड़ी हैं। लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। कल रात का सपना सच हो गया। मुझे सचमुच सोने की मोहरें मिल गई। तभी अचानक उसके सामने एक बूढ़ी अम्मा आती है और उससे कहती है, बेटा, मैं एक लाचार बुढ़िया हूँ। अपने घर में एक गाय का दूध बेचकर अपना गुजारा करती हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, पर वो गाय बहुत बीमार हो गई है और उसके इलाज में काफी खर्चा होगा। क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो? भगवान तुम्हारी सब परेशानियां दूर कर देगा। ललित उसे देखकर सोच में पड़ गया और मन ही मन सोचने लगा, जिस तरह मैं गरीब और लाचार हूँ, ये बूढ़ी अम्मा भी वैसी ही है। भगवान ने मेरी मदद की और मुझे 2 सोने की मोहरें दी हैं। क्यों ना इसमें से एक सोने की मोहर मैं इस बूढ़ी अम्मा को दे दूं, जिससे इसकी भी परेशानी दूर हो जाए। बस यही सोचकर ललित एक सोने की मोहर उस बूढ़ी अम्मा को दे देता है। अम्मा, मेरे पास रुपए तो नहीं है, ये एक सोने की मोहर है। इसे बाजार में बेचकर आपको अच्छी खासी रकम मिल जाएगी, जिससे आप अपनी गाय का इलाज करा सकेंगे। बूढ़ी अम्मा हाथ में मोहर लेती है और ललित से कहती है, बेटा, तुम कितने अच्छे हो। तुम खुद इतनी मुसीबत में हो और गरीबी से जूझ रहे हो, पर फिर भी तुमने इन दोनों में से एक मोहर मेरी मदद के लिए मुझे दी। मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हें कभी भी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा और तुम हमेशा खुश रहोगे। ललित उस मटके में एक सोने की मोहर को निकालकर उसे बाजार में बेचता है और अपने घर के लिए खाने पीने का सामान लेकर घर वापस आता है। मोना ललित को देखकर पूछती है, अरे, आप तो बहुत सारा राशन लेकर आ गए, ये मटका कैसा है? आज मुझे खुदाई में ये सोने का मटका और 2 मोहरें मिली। उसमें से एक मोहर मैंने बेच दी, उसी से बहुत सारे पैसे मिले हैं, तो मैं खाने पीने का सब सामान ले आया। ललित और मोना उस रात पेट भरकर खाना खाकर आराम से सो गए। तभी ललित को फिर से एक सपना दिखा। उस सपने में माँ लक्ष्मी उससे कहती हैं, ललित, मैं बहुत खुश हूँ। तुमने इतना दुखी होते हुए भी एक जरूरतमंद बूढ़ी अम्मा की मदद की। तुम्हारे पास केवल 2 ही मोहरें थीं, जिसमें से तुमने एक उसे दे दी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, जो घड़ा तुम अपने खेत से लाए हो वो एक जादुई सोने का घड़ा है। उसमें रोजाना सुबह एक सोने की मोहर आएगी, जिसे बेचकर तुम अपना घर चला सकोगे। उस जादुई घड़े में एक ही मोहर आएगी। तुम्हें अब जीवन भर गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
और अब से तुम्हारा जीवन सुखमय और खुशहाल हो जाएगा। ललित अचानक से उठ जाता है और सपने के बारे में सोचता है। एक दिन पहले वाले सपने में महालक्ष्मी ने मुझे सोने की मोहरें दी और वो सपना सच हुआ। लगता है रोज एक सोने की मोहर वाली बात भी सच होगी। महालक्ष्मी ने मुझ पर कृपा की और मुझे जादुई घड़ा दिया। अगले दिन सुबह उठते ही ललित जादुई घड़े में देखता है तो उसे वहाँ एक सोने की मोहर दिखती है। ये देखकर वो खुशी से नाचने लगता है और अपनी बीवी मोना को सारी बात बताता है। देखा, मैं ना कहती थी कि समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। आपने हमेशा लोगों की मदद की है, इसी का फल भगवान ने आपको दिया है। अब हमारी गरीबी और परेशानी के दिन खत्म हो गए हैं। यदि रोज सोने की एक मोहर हमें मिलेगी, हमारा घर का खर्च भी अच्छे से चलेगा और खेती बाड़ी के लिए सामान भी बाजार से आ जाएगा। आपको अब कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। इसके बाद से उस जादुई घड़े में रोजाना एक सोने की मोहर आती और ललित उसे बेचकर कम पैसों से अपनी जिंदगी चलाता। अब उन दोनों की जिंदगी बहुत आराम से कट रही थी और हर एक जरूरतमंद की मदद ललित किया करता था। ललित के घर इस तरह पैसे आते देखकर रघुवीर सोच में पड़ जाता है कि आखिर इसके पास पैसा आ कहां से रहा है। यही जानने के लिए रघुवीर ललित से कहता है। अरे भाई ललित, कैसी चल रही है जिंदगी? मैंने सुना है तुमने अपने मकान की बहुत अच्छी मरम्मत करवा ली और घर में खूब सामान भी ले लिया। क्या कहीं से लॉटरी खुली है? ललित बहुत सीधा था, अपने भाई को सारा सच बता देता है। भैया, मैं आपसे कहता था ना कि मेरी बीवी ने मुझे कहा है कि भगवान हमें हमारी ईमानदारी का फल जरूर देंगे। बस कुछ यूं ही समझ लीजिए कि भगवान ने हमारी मदद की और मुझे एक जादुई घड़ा मिल गया जिसमें रोजाना मुझे एक सोने की मोहर मिलती है। बस उसी से हमारी जिंदगी आराम से कट रही है भैया। सोने के जादुई घड़े के बारे में सुनकर रघुवीर का सर चकरा जाता है और उसके मन में वो घड़ा पाने का लालच आ जाता है। दिन मौका देखकर रघुवीर ललित के घर में चोरी छिपे घुस जाता है और सामने उसे सोने का वो घड़ा दिखाई देता है। अरे, तो ये है जादुई सोने का घड़ा। मुझे तो इसे पाने के लिए कुछ ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। चलो, मेरा काम हो गया। इसे अपने घर ले जाऊंगा और रोज इसमें से सोने की एक मोहर लूंगा। रघुवीर जैसे ही उस घड़े को हाथ लगाता है, वो सोने के घड़े से मिट्टी के घड़े में बदल जाता है। अरे, अब ये क्या हो गया? ललित ने तो कहा था कि ये जादुई सोने का घड़ा है, परंतु मेरे छूते ही मिट्टी का कैसे हो गया? अभी मुझे यहाँ से जाना होगा। फिर किसी दिन मौका देखकर मैं इसे चुराने आऊंगा। रघुवीर उस घड़े को पाने के लालच में 2-3 बार चोरी करने के इरादे से ललित के घर आता है, पर जैसे ही वो उस घड़े को छूता है, वो मिट्टी का बन जाता है। तभी अचानक ललित वहाँ आ जाता है। अरे भैया, आप यहाँ कैसे आना हुआ? रघुवीर उसे देखकर घबरा जाता है और उससे झूठ बोलता है। अब ललित भाई, मेरी मुर्गी पता नहीं कहाँ चली गई। बस उसे ही ढूंढते हुए आया था। मैंने सोचा शायद पिछले दरवाजे से वो तुम्हारे घर आ गई हो, पर यहाँ तो नहीं मिली। अच्छा, मैं अब चलता हूँ। ललित अपने भाई की भावना को समझ जाता है। भाई मटका चुराने के लालच में चुपचाप घर में घुसा है, परंतु मैं उसे कुछ नहीं कहता। उधर रघुवीर भी समझ जाता है। ये मटका भाई को भगवान ने फल स्वरूप दिया है, जिसका जादू केवल उसी के लिए है। ललित की अच्छाई और नेकी का बदला भगवान ने उसे दिया। हमें अपने जीवन में नेकी और सच्चाई से जीवन जीना चाहिए। अगर हम मेहनती और ईमानदार होंगे तो भगवान भी हमारी किसी न किसी रूप में मदद जरूर करेंगे।